नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा शब्द को कितने भागों में बांट सकते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ उसको पढ़ा। उसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त हुई। अब आप शब्द के ही एक बड़ा क्षेत्र है, थोड़ा शब्द के ही अलग भाग पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे शब्द के आधार पर उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो शब्द के आधार पर पिछले उससे पढ़ा दिए हैं, अब हमको पढ़ाना उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति बच्चों, आप जानते हैं कि शब्द के उत्पत्ति के आधार पर भी अलग अलग भेद हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि शब्द जो है वह उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का समावेश हुआ है, संस्कृत का, उर्दू का, फारसी का। तो इस प्रकार से उसका इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। तो पहले हम तत्सम देखेंगे। पहला तत्सम। तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम का अर्थ होता है कि मूल रूप से संस्कृत से लिए गए शब्द खोसे हैं, बड़ा है ना। तत्सम का अर्थ क्या है? तत्सम छोटे कक्षाओं में आप पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर पढ़ें कि तत्सम का अर्थ क्या है। तत्सम माने जो संस्कृत के जैसे के तैसे शब्द लिए गए हैं, संस्कृत के जिस रूप में प्रयुक्त हो उसी में आप भी उसको बोलते रहते हैं बोलचाल की भाषा में। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, कर्पूर है, यह संस्कृत शब्द है लेकिन हम इसे बोलते हैं कर्पूर है। गृह, ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं जो अपनी हिंदी भाषा में बोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये मूल रूप से शुद्ध शब्द हैं। तत्सम इसीलिए उसको कहा जाता है। तत्सम माने उसके समान। दूसरा है तद्भव। तद का अर्थ है उससे, भव माने उत्पन्न। तद भव माने जो उससे उत्पन्न हुआ, अर्थात उसका बिगड़ा हुआ जो रूप है। हम बोलचाल की भाषा में बहुत से ऐसे शब्द बोलते हैं जो बिगड़ जाता है और उसको हम उसी रूप में बोलते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं। उसको आप सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं बिगड़ा। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम का रूप, या बोलचाल की भाषा में जो आप बोलते हैं, जैसे बोलते हैं घर में आग,
चूँकि ऊपर उदाहरण दिए हैं इस नाते उसी को दोहराते रहे हैं जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाए। आग है, कपूर है, जिसको हम बोलते तो हैं जोग योग्य बोलते हैं, कहते हैं जोग, योग्य शब्द है। भगति, भक्ति है। कबीरदास की साखी में पढ़े हैं, साखी लिखा हुआ है, साखी, लेकिन मूल रूप में क्या है? साक्षी। इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं बच्चों जो हम रोजाना बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसका उच्चारण बिगड़े हुए रूप में करते हैं और अपने सामान्य रूप में तत्सम रूप में नहीं कर पाते। तत्सम से बोलते बोलते उनका उच्चारण करते करते वो बिगड़ जाते हैं, इसीलिए उनको तद्भव कहते हैं। ये भी भाषा का एक स्वरूप है। अगला है देशज या देशी। देशज या देशी किसे कहते हैं? देशज या देशी वो शब्द होते हैं जो आम लोग घरों में बोलते रहते हैं, घरों से उत्पन्न हुआ है, जिनको उच्चारण करने के लिए हम उसके व्याकरण पर या उसके विशेष किसी शब्द पर ध्यान नहीं देते, हम बोलते रहते हैं। ऐसे जो शब्द हैं वह देशज या देशी कहते हैं। जैसे बोलते हो नज़दीक, और लोटा, पगड़ी, ये भाषाएं क्या है जो हम रोज घर में बोल रहे हैं, डेली बोलते हैं, जो गांव में उत्पन्न होती हैं। गांव से उत्पन्न होने वाली जो भाषा अपने अपने क्षेत्र विशेष की तरफ से बोला जाता है। बहुत सी ऐसी भाषाएं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह जाइए तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ के लोग उसका अर्थ अन्य अर्थ लगाने लगते हैं, तो उसे देशज कहते हैं। और चौथा है विदेशी शब्द। कुछ शब्द हमारी भाषा में बाहर के शब्दों से आ गए हैं, जैसे इसमें अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, भोजपुरी तो उसके ऊपर है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, अपने जो शब्द समूह है उसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी है, अंग्रेजी है, उर्दू है। इन भाषाओं का भी प्रयोग हम करते रहते हैं और इन शब्दों को अपने साहित्य में, अपने इतिहास में लेते रहते हैं। ऐसे शब्द जैसे रिक्शावा लिखते हो, रिक्शा, और भी अन्य शब्द हैं जिसे आप
बोलते तो बिल्कुल हिंदी की तरह लेकिन उर्दू हैं, जैसे बेजुबान, उर्दू का शब्द है ये। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं बच्चों जो हमारे इस भाषा के अंग हैं और अपनी भाषा में बोले जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद लगभग हो गए। तत्सम हो गया, मूल रूप से संस्कृत से लिए गए शब्द हैं तत्सम शब्द, जिन्हें आप समझ रहे होंगे। ये जो तत्सम शब्द हैं संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं और इनका उच्चारण हम उसी रूप में करते हैं। तद्भव शब्द है तत्सम का, जो बिगड़ा हुआ शब्द होता है, जिसका उच्चारण भी हम उसको उसी रूप में करते हैं, कभी आवश्यकता पड़ती है तो शुद्ध करते हैं। दूसरा है देशज या देसी। तो देशज माने देश, अपने गांव घर में जो उत्पन्न होने वाली भाषा है, अपने आसपास की भाषा जिसको कहते हो, जो हम लोग रोज़ बोलचाल में प्रयोग करते हैं। और विदेशी शब्द होता है जिसमें अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, उर्दू इत्यादि सबके शब्द लाए गए हैं और इन शब्दों को हम रोज़ाना अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद बच्चों आप पढ़ेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए अर्थ के आधार पर समझ लीजिए कि शब्द के अर्थ के आधार पर भी 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर पढ़ते पढ़ाते समय आप अपनी पुस्तकों में देखते रहते हैं कि अर्थ के आधार पर भी शब्द के अलग अलग भेद हैं। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं। इसे शब्द शक्ति भी कहते हैं, इसे शब्द शक्ति, शक्ति के नाम से भी जानते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का है। 1 अभिधा, इन शब्दों का अर्थ जैसे का तैसा लिया जाता है। लिया जाता है जैसे वह मूर्ख है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग होता है। दूसरा लक्षणा, लक्षणा इसमें
विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत होता है किसी को लक्ष्य जाता है, जैसे जैसे लिख दी जैसे मोहन गधा है, इसमें एक विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत होता है किसी, इसमें एक विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत होता है। यह प्रयोजनवश किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जैसे मोहन गधा है, यानी इसका कुछ प्रयोजन है। मोहन को गधा कहने में लक्ष्य किसको किया जा रहा है? मोहन को। इस नाते इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और अंतिम है व्यंजना, तीसरा है व्यंजना। शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यंजना जो है यह व्यंग है। जब किसी तीसरे को लक्ष्य करके हम कोई बात कहते हैं, हमारे कहने का अभिप्राय कुछ और होता है, तब हम उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब किसी को लक्ष्य करके उसका अर्थ कुछ किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं, तब वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति में एक प्रकार से व्यंग किया जाता है किसी व्यक्ति पर। यह जो व्यंजना है अविदा और लक्षणा से भिन्न अर्थ को स्पष्ट करता है। जैसे घर में गंगा है। बच्चों, यह एक अलग शब्द है। किसी के घर में गंगा होने का एक अगर कहा जाए तो एक प्रकार से उसका उपहास किया जा रहा है या उसके ऊपर कोई आक्षेप लगाया जा रहा है, क्योंकि घर में गंगा है। तो यह अभिधा और लक्षणा दोनों से भिन्न अर्थ को देने वाला होता है व्यंजना। ये किसी प्रकार से एक अन्य अर्थ को प्रकट करता है जो उसमें भिन्न अर्थ को देने वाला हो। घर में गंगा है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अर्थ के आधार पर इसके 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं,
अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा आपको समझ में आ गया। अभिधा का क्या अर्थ है? एक सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे हम कोई बात कहते हैं, हमने साधारण रूप से कहा कि वह मूर्ख है। लक्षणा, इसमें एक विशिष्ट अर्थ निकलता है जो किसी को संकेत कर रहा हो, उसमें कोई प्रयोजन छिपा रहता है और उसको प्रकट करता है। जैसे कहा मोहन गधा, इसमें प्रयोजन है मोहन को मूर्ख कहने का या गधा कहने का। और तीसरा है व्यंजना, यह अभिधा और लक्षणा दोनों से भिन्न एक अलग अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे घर में गंगा है। व्यंजना, जब हम किसी व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं या किसी के ऊपर कोई व्यंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे हम आपको बता रहे हैं शब्द के, अभी शब्द रचना के एक स्टेप बाकी है शब्द रचना का, तो उसे भी हम आपको बता ही देते हैं। शब्द रचना को आप पढ़े भी होंगे ये सब बच्चों। अभी एक अंतिम है, इसमें है कि रूपांतरण के आधार पर शब्द को कई भागों में बांटा गया है। तो रूपांतरण के आधार पर जब आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा विस्तृत है इसका जो चैप्टर है, तो कुछ आपको आज पढ़ा देते हैं। रूपांतरण के आधार पर भी बच्चों दो भेद होता है। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद कौन कौन से? विकारी और अविकारी। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। शब्द रचना में आपने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर, और अब पढ़ेंगे रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो बच्चों यहाँ हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे, विकारी और विकारी के विषय में आपको बताएंगे। नमस्कार।